विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। अनर्गल बातों को जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर वो चर्चा करते हैं, बात करते हैं। नौजवानों को काम के अवसर मिल रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है और व्यापारियों को सुरक्षा मिली हुई है, महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है। 10 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के पास नहीं आ पाया और कोई ऐसी प्रामाणिक बात नहीं है जिसको कह सके। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, तो तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हुए आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। आज मोदी जी के प्रबंधन में कोई भी गेहूं किसी हवाई पट्टी पे नहीं सड़ता। आज हम किसी गेहूं का कोई आयात नहीं करते, किसी चावल का कोई आयात नहीं करते, कोई चीनी का आयात नहीं करते। आज किसान भारत का समृद्धशाली हुआ है, ये निर्यात करने की स्थिति में भारत पहुंचा है, इसलिए किसान स्वावलंबी हुआ और देश भी स्वावलंबी हुआ। लोकसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह टिल्लू, जो जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। सब क्या लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का फेसेस बढ़ता जा रहा है, चुनाव करीब आता जा रहा है, कि क्या चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं? देखिए, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण समाज के सभी वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। अनर्गल बातों को जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर वो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नीचे नहीं पड़ना है। आज जो मोदी जी के काम है, जो योगी जी के काम है और जो हमारे प्रत्याशी की युवा है, लोकप्रिय है, समझदार है और कहीं पर भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, इसका फायदा हम सबको मिलेगा। महिलाएं योजनाओं के नाते और मोदी योगी के व्यक्तित्व के नाते प्रभावित हैं। नौजवानों को काम के अवसर मिल रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है और व्यापारियों को सुरक्षा मिली हुई है, महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है। धर्मेंद्र जी, लेकिन जो आपका घोषणा पत्र था, जो पिछले घोषणा पत्र था, क्या किसानों को आय दुगनी हो गई? एमएसपी पे कानून बना, 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख लोगों के खाते में आए। फिर पूछते होंगे ना लोग आपसे। देखिए, 15 लाख की बात तो लोग अनर्गल केवल प्रचार करते हैं और जहाँ तक रह गई केवल नौकरियाँ, सरकारी नौकरी ही लोग पावें, उसी को नौकरी नहीं कहते हैं। ऐसे तमाम व्यवसाय के अवसर नौजवानों को उपलब्ध कराए गए हैं। जो सरकारी नौकरियां निकली वो भ्रष्टाचार मुक्त थीं, उनमें प्रतिभा के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर और बिना जात पात का भेदभाव किए उनको दिया गया। धर्मेंद्र जी, विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ रहा है, वो कह रहा है कि बीजेपी दरअसल 400 पार का नारा इसलिए लगा रहा है कि वो संविधान बदलना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है। देखिए, 10 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के पास नहीं आ पाया और कोई ऐसी प्रामाणिक बात नहीं है जिसको कह सके। इस नाते आज वो ऐसे अनर्गल बात करते हैं और अगर भाजपा को अगर आरक्षण खत्म करने की बात होती या संविधान बदलने की बात होती है तो पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, थोड़ा परिवर्तन किया, लेकिन किया ये कि जिस जम्मू कश्मीर में यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून नहीं लागू होता था, उस संविधान को जम्मू और कश्मीर में लागू करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी इस बाबा जी के सभी पंचतीर्थों का विकास किया, उनको जितना सम्मान और उनकी योजनाओं को जितना आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, वास्तव में उतना विपक्ष के किसी भी दल ने नहीं किया। और लोग बातें करते थे, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि अयोध्या के बगल में सीट है, आपको लगता है कि इस चुनाव में राम मंदिर का भी एक नैरेटिव है? और आप कहते हैं कि विपक्ष का ही कहना है कि जो वो बीजेपी इस बात का जब नारा लगाते हैं कि जो हम राम को लाए हैं, तो राम तो पूरे त्रिलोक के स्वामी हैं, वो क्या लाएंगे राम को? नहीं, देखिए, इसमें कहना यह है कि 84 से हम लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के किन्हीं भी नेताओं ने ना आंदोलन का समर्थन किया, ना उसमें कोई योगदान दिया है। हमारे तमाम लोग इसमें शहीद हुए, गोली खाए और गोली मारने वाले भी यही लोग थे। तो हम राम को लाए हैं डंके के चोप पर कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाने में हमारी और हमारे लोगों की भूमिका रही है। अगर वास्तव में उनके जरा भी कुव्वत है तो इस बात को भी मंच से बोल करके दिखावें। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने
उन सभी को आमंत्रित किया था, सभी लोगों ने कन्नी काटा। चूंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनको अल्पसंख्यक वोट चाहिए, इस नाते उससे बचते हैं, इस नाते वो ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आपको लगता है मतलब राम मंदिर एक मुद्दा है लोगों के जहन में है? राम मंदिर मुद्दा नहीं, राम मंदिर भावना की बात है। और 500 साल से हमारे पूर्वजों ने जो चीजें झेली हैं, जो संघर्ष किया है, आज निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने पिछली बार 1 वोट लोकसभा में दिया था और 1 वोट के बदले इतने काम हुए हैं कि हम लोग उसका भुगतान नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, जो काम कर रहे हैं, वो नीचे तक प्रभावी हैं और आम गरीब आज उनके साथ है। इसी नाते वो अनर्गल प्रलाप संविधान और आरक्षण की कर रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। उनके नेतृत्व में आरक्षण भी सुरक्षित है और संविधान तो सुरक्षित रहेगा ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोग तुष्टीकरण करना चाहते हैं और इसीलिए उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो शायद उन्हें वोट बैंक में उनका इजाफा कर सके। और जहां तक है बात संविधान की, ना वो खत्म होगा, ना ही मोदी जी से खत्म करने वाले हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर। लोकसभा चुनाव में सभी नेता मोर्चे पे लगे हुए हैं। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं ये अवधेश द्विवेदी है, यूथ आइकॉन हैं। अम्बेडकर नगर जिले से लेकर के पूरे पूर्वांचल में इनका खासा दखल है। संगठन का काम करते हैं, राम मंदिर आंदोलन को गति देते रहे हैं और तमाम मुद्दों पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आपने तमाम चुनाव देखा, तमाम गठबंधन देखा, आप खुद चुनाव लड़के देखे हैं और ये चुनाव एक गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके सामने? लोग कह रहे हैं कि लोग जात के नाम पे वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। देखिए, यह चुनाव जो हो रहा है 2024 का, ये वास्तव में चुनाव और चुनाव से कुछ अलग है। इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। तो तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हुए आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने के उनका क्रम जो है वो इतना घटिया है कि जिस संविधान से हमारा देश चलता है उस संविधान को ख़त्म करने की बात वो सोचते हैं। शायद उनको इस भारत देश में नागरिक और नागरिकता का प्राकलन कहाँ से होता है इसे ज्ञान नहीं है। विपक्ष आज किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, किसानों को किसान सम्मान निधि, गरीबों को किसान श्रम कार्ड, महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत कार्य, महिलाओं के पास तमाम प्रकार के स्वयं सहायता समूह में मिलने वाले लाभ। इसी प्रकार से हमारा जो गरीब है वो अन्नदाता के लिए न होके भी अन्नदाता बना हुआ है, कारण उसके पास अन्न की कोई कमी नहीं है। आज मोदी जी मुफ्त में उसे खाने के लिए अनाज दे रहे हैं। आज हमारे अन्नदाता की स्थिति यह है कि पहले में जो एमएसपी था उससे दाम भी बढ़े और साथ साथ किसानों का विकास भी हुआ। मैं कहता हूं कि इसके पहले की सरकारों को आप उठा के देख लीजिए। हमारे जो पीडीएस की व्यवस्था थी, हमारे जो खाद्यान्न खरीदे जाते थे वो सड़ जाते थे। आज मोदी जी के प्रबंधन में कोई भी गेहूं किसी हवाई पट्टी पे नहीं सड़ता। आज हम किसी गेहूं का कोई आयात नहीं करते, किसी चावल का कोई आयात नहीं करते, कोई चीनी का आयात नहीं करते। आज किसान भारत का समृद्धशाली हुआ है, ये निर्यात करने की स्थिति में भारत पहुंचा है। इसलिए किसान स्वावलंबी हुआ और देश भी स्वावलंबी हुआ है। अवधेश जी, हम देख रहे थे आप चूंकि चुनाव लड़ा रहे हैं, आपके बहुत से कार्यकर्ता आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर आ रहे हैं, तो मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना, रहने की व्यवस्था, कहाँ कार्यक्रम लगना है, किस क्षेत्र में किसको भेजा जाए, वोट बैंक के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। हम लोगों को एक व्यवस्था बताई गई है। पिछले हम 2 वर्षों से लोकसभा प्रवास योजना के तहत हम लोग इस लोकसभा में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हम जिनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, लोकसभा प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी, और मैं संयोजक के नाते एक एक बूथ, एक एक गांव की योजना रचना संरचना जान चुके हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे पूर्णकालिक के रूप में काम कर रहा हूँ और काम किया। अवधेश जी,
जो वोट टर्नआउट कम हो रहा है, थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम है, उसको लेके क्या पार्टी में कोई चिंता है? देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान सरकार के तहत भी चल रहा है। दूसरी बात, हम कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हम लोग जो जितने प्रवासी अपने बाहर हैं, यहाँ के निवासी प्रवासी हो चुके हैं, उन सब से निवेदन किया जा रहा कि आप आइए, अपने मत का प्रयोग करिए। कारण आपका ही मत ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि देने वाला है। आपके मत से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने पर एक भारत के प्रति बहुत ही स्वावलंबी सरकार बनेगी। अन्य दलों के पास, उनके पास कोई मुखिया का पता नहीं है कि कौन क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। इसलिए भारत को समृद्धशाली, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और जी, क्या आपको लगता है देश का लोकसभा चुनाव है, इसमें नेशनल मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या लोकल इश्यूज भी उसमें हावी हो जाता है कई बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीचे गरीब से लेकर के ऊपर तक के सबके लोगों की चिंता की, लेकिन विपक्ष आज परेशान है। कारण उसके पास न तो नेतृत्व है और ना ही कोई मुद्दा है जिस मुद्दे पर वो बात कर सके। उसके पास केवल एक मुद्दा है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा कार्य पूरे देश में धारा 370 खत्म किया, जो बहुत कितने, आप बताइए, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, जिसकी मान्यता के लिए आज तक कई पीढ़ियां खप गई भारत की और नहीं मिल पाया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये इतने बड़ी उपलब्धि हुई है। शायद ऐसी उपलब्धि के लिए देश तरस रहा था, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो एकदम निचले स्तर पे जो बातें हो सकती हैं उसको करने का काम कर रहे हैं। वह बातें जो समाज को ग्राह्य नहीं है, समाज उससे खुश नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जातियों का जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसका रिजर्वेशन देंगे, उनको हक देंगे, उनको महत्वपूर्ण जगहों पर पोस्टिंग देंगे। देखिए, उनको भूल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में केवल 4 जातियां, एक गरीब, दूसरे महिला, तीसरे किसान और चौथे नौजवान। हमारी इतनी ही जातियां हैं तो और 5वीं जाति वो कहां से बना दिए, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कारण कि यही सब समाज के तत्व अंग हैं जिनके द्वारा समाज आज खड़ा है। हम इन्हीं 4 जातियों पर विश्वास करते हैं, उनके किसी और जाति पर विश्वास नहीं करते। और जी, आपको पूरा घोषणा पत्र रटा हुआ, आप तो पूरे प्रधानमंत्री के भाषण को इतना आत्मसात कर लिया आपने। आपको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप एक एक शब्द उनके रिपीट कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के शब्द तो नहीं, लेकिन सेवक हूं, प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे आइकॉन हैं, इसलिए उनकी बातों को सुनता रहता हूं, उसे ग्राह्य करता रहता हूं, बस यही है। सर, आपको क्या लगता है कि पूरे देश भर के चुनाव पे आपकी निगाह रखती है? पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चरणों के चुनाव हो गए 5, अब क्या लगता है आपके क्षेत्र में है और अंतिम में क्या कुछ मुद्दे बदल रहे हैं या कुछ आपके सामने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे ना तो बदले हैं ना चैलेंजेस बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 में सबसे अधिक सीटें 73 प्राप्त की थीं। हमने वो ग्राफ छुआ है जो कभी किसी ने नहीं उसको पकड़ा था। आज की वर्तमान की परिस्थिति ये है कि हम लोग पूरे 80 के 80 लोकसभा जीतने की स्थिति में हैं। उसके अनेक कारण हैं। कारण कि अभी नीचे के गरीब तबके के लोग, नीचे के जो सामाजिक रूप से निर्बल वर्ग कहे जाते हैं, वो पूरी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, उनकी योजना के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह से खड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश द्विवेदी, जो युवाओं के लिए काम करते रहते हैं और जनपद मिल के एक अच्छी खासी पैठ है। इनका कहना है कि इस बार जो पिछला रिकॉर्ड था उससे भी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।